गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सुख श्रेष्ठ एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी इस कट के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग लर्न फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इश्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से समापन G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। किसकी करेंगे? ये समापन G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। एक्चुअली ये डिसीजन आज से 2-2.5 महीने पहले जब G20 की शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कब 9 और 10 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। और यह इसका कौन सा एडिशन था? तो 18th एडिशन था जब इसका आयोजन किया गया था, 18th एडिशन। और ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत G20 की मेजबानी कर रहा था, पहली बार। और उसी समय डिसीजन लिया गया था कि G20 की अध्यक्षता चूंकि भारत के पास है इस साल, तो इसके अध्यक्षता समाप्त होने से पहले हम लोग पुनः एक बार क्या करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे। और उसी वर्डिंग के तहत मोदी जी ने ये सम्मेलन का जो समापन की अध्यक्षता इन्होंने किया है। चलिए अब बात आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ यहाँ पर आप लोग लिख लें कि 9 और 10 सितंबर आयोजन किया गया। कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि इसका सीक्वेंस क्या रहा है या इसका क्रम क्या रहा है या इसकी एडिशन कौन सी थी। तो 18th थी। यह पहला शिखर सम्मेलन था, मैंने आपको भी बता दिया। इसके अलावा इसका विषय क्या रखा गया इस साल? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है विश्व एक परिवार है। अब बात आती है इसमें कि इसके शेरपा कौन थे इस साल, यानी शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत। ओके, ये इसके शेरपा रहे हैं। नाउ भारत के पास इसकी अध्यक्षता, चूंकि समापन का इसने किया है अभी अध्यक्षता, तो भारत के पास किसकी अध्यक्षता कब से कब तक रही थी? भारत के पास कब से कब तक रही? 1 दिसंबर यानी इन 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता किसके पास रही? भारत के पास रही। नाउ अब इसके अलावा इसमें क्या किया गया है? इसमें टोटल अगर बात की जाए कि इस G20 में कितने देश शामिल हैं, G20 में कितने देश शामिल हैं, तो आपके 19 कंट्रीज हैं प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है। नाउ इसके अलावा हम लोग कुछ और पॉइंट्स यहाँ जो देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके इमेज पे। G20 ये रही सभी वो कंट्रीज, 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन। यानी आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी ऑरेंज कलर से हैं ये G20 के क्या है? कंट्रीज प्लस द यूएई। गेस्ट कंट्रीज कौन से हैं? ये ब्लू लाइन से जितने भी हैं ये गेस्ट कंट्रीज हैं। ब्लू लाइन से जो है वो है आपकी गेस्ट कंट्रीज हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी अब डिटेल को हम लोग देख लेते हैं। G20 आखिर है क्या, क्या होता है यह G20? तो एशियाई वित्तीय संकट के बाद क्या किया गया था? विश्व आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसकी स्थापना कब की गई थी? 99 में इसको स्थापित किया गया था। 99 में। इसका कोई भी अपना एक कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है ना? इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है। यानी इसके जितने भी कंट्रीज के सदस्य हैं एवरी ईयर, अगर इस साल भारत कर रहा है तो अगले साल हो सकता है ब्राजील करे, उसके अगले साल चाइना करे, तो जितने इसके मेंबर्स होते हैं वही उसके 1 by 1 जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसका अपना कोई हेडक्वार्टर या सचिवालय नहीं है, ये ध्यान रखना है। सदस्य मैंने आपको बता दिया 19 कंट्रीज प्लस क्या है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश आते हैं? तो यूरोपीय संघ में ऑलरेडी इसमें 27 कंट्रीज आते हैं, 27 कंट्रीज इसमें हैं। और अगर बात की जाए कि यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है, तो श्री चार्ल्स मिशेल कौन है? यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष। ओके, यूरोपियन संघ का अध्यक्ष है चार्ल्स मिशेल। नाउ अब इसकी बात की जाए कि अस्थाई अतिथि देश कौन है? तो स्पेन है। थोड़ा हम लोग इमेज में देख लेते हैं। अस्थाई अतिथि देश क्या हो गया? स्पेन हो गया, ये हो गया। ओके, ये है अस्थाई, ये स्पेन अस्थाई अतिथि देश। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस G20 शिखर सम्मेलन जो है यह प्रतिवर्ष आयोजित होती है, बट ऑब्वियसली बात है, आप अभी मैं इसकी डिटेल पे हम लोग आएंगे। 2023 की अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। यानी इस साल अध्यक्षता किसने किया है? तो भारत ने किया है। और थीम क्या रखी गई है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, है ना? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। शेरपा कौन? जो शेरपा यानी G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली, ओके, प्रतिनिधियों
के रूप में कार्यवली एवं कार्यों का समन्वय करते हैं। और शेरपा मैंने अभी आपको बताया है कौन है, अमिताभ कांत रहे हैं। ट्राइका, ट्राइका एक वर्ड है जो काफी इंपॉर्टेंट है G20 में, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जीएस के किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ट्राइका क्या होता है? ट्राइका का मतलब होता है अध्यक्षता द्वारा समर्थित, यानी इसमें 3 कंट्रीज, जैसे लास्ट ईयर इसकी G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, वर्तमान में किसने किया है और भविष्य में कौन करेगा। ट्राइका का मतलब यही होता है। जैसे सपोज अगर आपसे पूछा जाए ये है ट्राइका, ओके, तो वर्तमान में किसने किया और आपके भविष्य में कौन करेगा। ओके, अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, वर्तमान और भविष्य इसकी अध्यक्षता के संदर्भ में है। तो अगर बात की जाए इस साल यानी 2022, 2023 एंड 2024, ओके, एडिशन की बात की जाए तो 17th, 18th एंड दिस इज 19th, ओके, 19th एडिशन होगा, 18th, 17th एंड ये 19th। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ किया गया है। तो 2022 में डेफिनेटली याद रखिएगा यह इंडोनेशिया के बाली में किया गया था, इंडोनेशिया के बाली में, ओके। एंड दिस ईयर इन 2023 न्यू दिल्ली यानी इंडिया में किया गया, या इंडिया में किया गया। एंड नेक्स्ट ये कहाँ किया जाएगा, यह ब्राजील में किया जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा, ओके, ब्राजील में। ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन G20। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? नाउ अब इसमें शामिल होता है, ये तो आपके हो गए G20 को लेकर के जो अब तक चलता आया था। फिर इसमें अभी जो शिखर सम्मेलन किया गया, आखिर इसमें क्या चेंजिंग की गई, जो सबमिट की गई, क्या उसमें एक मुख्य मुद्दा क्या रहा, किन क्षेत्रों पे बातचीत की गई, कुछ क्या नया ऐड किया गया। तो इसमें इस साल अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर दिया गया। क्या किया गया है? अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, ओके। AU यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, चलिए मैं 1 मिनट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसके जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इसे यहाँ लिख लें, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, अफ्रीकन यूनियन यानी AU को शामिल किया गया। और AU को अगर शामिल किया गया तो अब G20 को हम क्या बोल सकते हैं, अब हम G20 को क्या बोल सकते हैं, तो G20 को अब हम क्या बोल सकते हैं, G21, ओके, G21। किसके शामिल होने के बाद? अफ्रीकन यूनियन को। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जिस तरह से EU में 27 कंट्रीज है, अफ्रीकन यूनियन में कितने कंट्रीज है? तो अफ्रीकन यूनियन में आपके यहाँ पर 55 देशों का समूह है। संघ का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ देश शामिल होते हैं, तो इस 55 देशों का यह क्या है, एक संघ है, समूह है। इतने कंट्रीज इसमें शामिल है अफ्रीकन यूनियन में। और अब ये G20 से क्या हो गया, G21 हो गया। और इसी के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें जो इस बार बदलाव किया गया, G20 में क्या क्या चीजें आई, ये ध्यान रखना है। सेकंड, यहाँ पर क्या किया गया था, दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र, ओके, दिल्ली घोषणा पत्र या दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया। क्या किया गया था इसमें, और इस घोषणा पत्र जो किया गया इसके मुख्य मुद्दे क्या क्या रहे, क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट रहा, क्या इसका मुख्य मुद्दा रहा। चलिए कुछ हम लोग पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो वहां भी आपसे पूछ सकता है दिल्ली घोषणा पत्र जो जारी किया गया उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, किन बातों पर सहमति जो हुई इन सभी देशों में, आपस में क्या हो गया, सर्वसम्मति से ये पास हो गया, सहमति बनी, तो आखिर मुद्दा क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखे, रूस यूक्रेन, ओके, रूस यूक्रेन तनाव, इस पे चर्चा की गई। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड थर्ड वन खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, ओके, फूड सिक्योरिटी। एंड द लास्ट वन वैश्विक जैव, आप इसे वैश्विक जैव ईंधन, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रही हूं, ठीक है, वैश्विक
जैव यानी बायोफ्यूल, जैव ईंधन गठबंधन, गठबंधन इसको शुरू किया गया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसपे क्या हो गया, इस पर क्या हो गई आपस में, इन पॉइंट्स पर क्या हो गई आपस में सहमति, सर्वसम्मत सहमति बनी थी। सर्वसम्मत यानी जितने भी इसके सदस्य देश रहे सभी ने इस पर क्या किया, अपनी सहमति जताई, सभी ने। ये 4 पॉइंट्स जो है इसके मुख्य, दिल्ली डिक्लेरेशन यानी कह सकते हैं इस घोषणा पत्र का रूस यूक्रेन तनाव का मुद्दा रहा, धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबली बायोफ्यूल अलायंस, इसकी शुरुआत की गई। तो ये 4 पॉइंट्स को यहाँ ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप लोगों की लाइव क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, आई थिंक 2 और 3 डेज में, या तो कल अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अभी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है आज की क्लास के। स्टार्टअप डाटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन, क्या है ये? स्टार्टअप एक डाटा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ट्रैक्सन। ओके, ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, और करीब कितना है? 1783 यानी महिलाओं के स्टार्टअप की बात की जाए तो उनके महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? बेंगलुरु में है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? मुंबई है। एंड थर्ड पोजीशन पर आपका दिल्ली आता है। थर्ड पोजीशन पर आपका दिल्ली है। और उनका क्रम कितना है आप देखेंगे तो 14801195 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के साथ मुंबई और दिल्ली। इस संख्या पे आप चाहें तो ध्यान रख, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या निम्नलिखित में से सबसे अधिक कहाँ है, या एक क्रम में पूछ सकता है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली या दिल्ली, मुंबई, इस क्रम पूछ सकता है। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है और इसके जो आंकड़े हैं, डिजिट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए कि महिलाओं को उद्यमी के बनाने के क्षेत्र में या उनको सपोर्ट करने के क्षेत्र में अगर बात की जाए, जैसे नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 लाख रुपए, यानी महिला उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, करने के लिए कितना है? 50 लाख का अनुदान दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? तो महिलाओं, जो महिला उद्यमी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ओके, नव प्रवर्तक का मतलब होता है जो महिला उद्यमी है को प्रोत्साहित करने के लिए। ओके, प्रोत्साहित करने के लिए। और ऐसा करने वाला कर्नाटक जो है यह पहला राज्य है जो 50 लाख रुपए का अनुदान दे रहा है। नाउ इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार, आपका बायजूस हो गया या जोमेटो हो गया या आपकी ऑफ बिजनेस हो गई, लेंसकार्ट हो गया, ये अगर देखा जाए तो ये भारत में शीर्ष ऐसे 10 देशों में आते हैं, शीर्ष 10 में शामिल होते हैं जो कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में सबसे आगे हैं। जोमेटो, बायजूस, आप लोग सभी जानते हैं बायजूस के बारे में, है ना, या लेंसकार्ट हो गया या आपका ओपन भारत, ये सब किस में है? टॉप 10 में शामिल होते हैं महिला नेतृत्व के मामले में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि ये तो बात हो गई कि भारत के, हम लोग इंडिया के अगर देख रहे हैं रिपोर्ट, अगर ग्लोबली देखा जाए तो सबसे अधिक स्टार्टअप के मामले में कौन है? अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद चाइना है, एंड देन थर्ड पे आपका इंडिया है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब बात आती है, ल्यूक फ्रेडन लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, ये ध्यान रखना है, क्या नाम है? ल्यूक फ्रेडन। ये लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री इनको चुना गया है। लक्जमबर्ग, अगर आप मैप को देखेंगे, अगर आप मैप देखते हैं, सबसे पहले मैप से ध्यान रखिएगा, लक्जमबर्ग कहाँ है? ये यूरोप में है। ओके, यूरोप में है। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो इस साइड, यानी इसके वेस्ट पे है, वेस्ट जो साइड है, यहाँ पर क्या है? बेल्जियम। वेस्ट में क्या हुआ है? इसके पश्चिमी यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ है, इसके पश्चिम यूरोप में यहाँ क्या है? बेल्जियम है। ओके, बेल्जियम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका बेल्जियम का साइड आ जाएगा, और ये आपकी जर्मनी हो जाएगी, जर्मनी।
एंड ये आपका फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस। ओके, लग्जमबर्ग। क्लियर? मैप के थ्रू अगर आप देखते हैं तो क्या है ये, यानी टोटली किससे घिरा हुआ है, ये पूरी तरीके से एक भूमि से घिरा हुआ है, क्योंकि इधर क्या है, बेल्जियम है, ये बेल्जियम हो गया, वेस्ट में एंड नॉर्थ में बेल्जियम, ईस्ट अगर आप देख रहे हैं ईस्ट में तो क्या हो रहा है, जर्मनी है, और साउथ में इसका फ्रांस है। ओके, ईस्ट में आपकी जर्मनी है एंड साउथ में फ्रांस है, तो ये मैप को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी राजधानी कहाँ है, लग्जमबर्ग की, तो लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है, और इसकी मुद्रा जो है, यानी यूरोप में है लग्जमबर्ग, तो इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है, यूरो। क्लियर? नाउ इसके अलावा ये तो हो गई कि चलो ल्यूक फ्रीडरिन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। आप लोगों को ध्यान रखने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इससे एडिशनल और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में, यानी आई थिंक 2 से 3 दिन पहले ही स्पेन में भी एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, लेकिन वो नए नहीं है, उनको दोबारा वो चुने गए हैं। संसद के बहुमत संसद की जो बहुमत थी उनके साथ थी, तो वो दोबारा चुने गए। उनका नाम क्या है, पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज। कहां के चुने गए हैं ये, स्पेन के प्रधानमंत्री। ओके, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, पीएम ऑफ स्पेन। अगर बात की जाए, एक दूसरा नाम आएगा जेवियर माइली। क्या नाम है, जेवियर माइली। इनसे रिगार्डिंग ये ध्यान रखिएगा, इनके नाम से अभी अर्जेंटीना में क्या किया गया है, नए राष्ट्रपति को चुना गया है, और ये अर्जेंटीना के क्या है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। ओके, जेवियर माइली, प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को क्या बोला जाता है, कैपिटल ऑफ फुटबॉल। क्या बोला जाता है, कैपिटल ऑफ फुटबॉल। और ये कहां पर है अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका का है ना, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला, लैटिन अमेरिका का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला यह देश है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। 2023 जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार फायर बर्ड के लिए, कौन सा है यह, फायर बर्ड। तमिल लेखक किसको दिया गया है, पेरुमल मुरुगन। ये नाम ध्यान रखिएगा, पेरुमल मुरुगन को दिया गया है, पेरुमल मुरुगन को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। और फायर बर्ड जो उपन्यास है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, जननी कन्नन ने किया है अंग्रेजी अनुवाद, और इसको पब्लिकेशन की गई है। तो पेंगुइन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसका क्या किया है, इसको पब्लिकेशन उसके द्वारा किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। नाउ छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को कब लॉन्च किया गया है, 19 नवंबर को, 19 नवंबर है ना, 19 नवंबर। अब इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं की गई हैं, इस अभियान का नेतृत्व पावर एंजल और बाल संसद ने किया है। नेतृत्व अभियान का विषय क्या है, लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर यह केंद्रित है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है, परिवारों, घरों, स्कूलों, खेल, कैरियर, स्वास्थ्य देखभाल और बाल संरक्षण सुविधाओं के साथ साथ समुदाय और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या किया गया है उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा क्या किया गया है, एक एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ओके, यहाँ पर लागू की गई है। और इसके तहत, इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया गया है, स्कूल्स में क्या किए गए हैं, जितने भी आवर्स जो हैं, यानी आवर्स के जो हैं वो, यानी घंटे जो है वो पढ़ाई के वो कम कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं, तो 5 से लेकर 5.5 आवर्स की कर दी गई है। ओके, एंड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे स्कूल जो चलेगा वो आपका कितना टाइम चलेगा, 5 से लेकर के 5.5 घंटा। इसमें जो मेन सब्जेक्ट होंगे उसकी क्लासेस होंगे 50 मिनट्स, जो आपके ऑप्शनल होंगे उसकी क्लासेस आपकी होगी करीब 35 से लेकर के 45 मिनट्स की। नाउ
आपके वीक में क्या पूरे मंथ में अगर देखा जाए तो 4 सैटरडेज होते हैं, तो 2 सैटरडेज जो होंगे आपके वो छुट्टियां रहेंगी, अवकाश रहेगा, और 2 सैटरडे में जो क्लासेस चलेंगे वो 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। इसके अलावा इसका किस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है, तो बच्चों के ऊपर जो 10 बुक का जो एक भारीपन होता था, बोझ होता था, उसको कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार जो है ऐसा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसा लागू करने का प्लान कर रही है। अभी ये लागू हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है। क्लियर? और इसके साथ इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कब शुरू किया गया? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को एक और आपकी बहुत खासियत है, कुछ स्पेशल भी है, विश्व शौचालय दिवस। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 नवंबर को शौचालय दिवस, है ना। और इसे कब से स्टार्ट किया गया था? 2013 से स्टार्ट किया गया है। एंड 19 नवंबर को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी का अगर पूछा जाए जयंती कब है, तो 19 नवंबर। उनको श्रद्धांजलि इस बार कहाँ दी गई? उनके कौन सा स्थल है? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी के जो श्रद्धांजलि जिस तरह दिया गया स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। निकारागुआ की सैनिस प्लासियस को क्या किया गया है? मिस यूनिवर्स। बस इसका हेडिंग ध्यान रखिएगा, कौन है, कहाँ की है? निकारागुआ की है। एंड सैनिस प्लासियस 2023 को मिस यूनिवर्स बनी है। मिस यूनिवर्स यानी ये खिताब उनको जो दिया गया है, यहाँ का जो खिताब दिया गया है या ताज जो पहनाया गया है, किसके द्वारा इनको पहनाया गया है? तो 2022 की मिस यूनिवर्स कौन थी? आर बैनी ग्रेवियल। और बोनी ग्रेवियल कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी, ये अमेरिका की थी, यूएसए की। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? यह ताज इनको पहनाया है मिस यूनिवर्स का। कहाँ की है? निकारागुआ सैनिस प्लासियस। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। यूपी ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। ओके, किसमें? उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में किसका है? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इसने जीता है। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। ओके, अब बात आती है कि यह जो पुरस्कार का जो वितरण किया जाएगा वो किस दिन किया जा रहा है, तो इसके साथ इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अभी क्या किया जाएगा आपका, इसके साथ ही ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, पुरस्कार जो है ग्लोबल यानी एक वैश्विक, ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? ये पुरस्कार दिया कब जाएगा? तो आपकी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस। ओके, कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कब किया जा रहा है? 2023। इसका आयोजन कब और कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है आपका कब किया जा रहा है? यह 21 21 एंड 22 नवंबर। ओके, 21 एंड 22 नवंबर, या आप इसको ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं 21 एंड 22 नवंबर को इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अहमदाबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अहमदाबाद में। और उसी आयोजन के तहत ये पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? यानी आज कितना है? 22 में ऑलरेडी आयोजित किया जा चुका है। तो यूपी ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन सर्वश्रेष्ठ राज्यों का पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार वितरण कहाँ किया जाएगा? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस यानी अंतरराष्ट्रीय आपका कह सकते हैं कि मत्स्य की पालन। ओके, अंतरराष्ट्रीय जो आपका मत्स्य की पालन या सम्मेलन, पालन तो नहीं सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन के तहत कब किया जा रहा है? 21 और 22 नवंबर को अहमदाबाद में किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अहमदाबाद में। आखिर ये 21 नवंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? 21 को ही क्यों? 21 को ही क्यों? क्योंकि 21 को क्या होता है? विश्व मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? पालन दिवस कब मनाया जाता है? 21 ऑफ आपका 21 नवंबर, 21 ऑफ नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? और उसी दिन क्या किया जा रहा है? आपका अंतरराष्ट्रीय मत्स्य की सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? थर्ड पॉइंट क्या है? इसकी थीम क्या रखी गई है? इसका विषय क्या रखा गया है? मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा, जल कृषि संपदा। ओके, यह इसकी थीम रखी गई है। नाउ अब बात आती है कि मत्स्य पालन, ठीक है, पूरे अगर देखा जाए कि भारत जो है मछली के उत्पादन में इसकी
जो पूरे विश्व में किस स्थान में आता है, तो ध्यान रखिएगा कि मछली उत्पादन में भारत का पोजीशन क्या है। भारत का पोजीशन क्या है मछली उत्पादन में। भारत जो है वैश्विक स्तर पर पूरा देखा जाए तो ये थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड। ओके, मछली उत्पादन में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, थर्ड पोजीशन पर भारत है, जिसके पूरे विश्व में कितने परसेंट का है, इसका योगदान कितना है, 8% है। 8% का योगदान है इसका, 8% का, ठीक है, 8% का। अभी क्या किया गया था, जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं हमारे मंत्री, ओके, उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया था कि भारत क्या करता है, अगर हम पूरे देखा जाए तो इसके द्वारा यानी मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है 2.8 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। 2.8 करोड़ लोगों को यह आजीविका प्रदान कर रहा है। क्लियर नाउ, इससे भी अधिक लोगों को, ठीक है। और मत्स्य पालन का संबंध किससे है, नीली क्रांति से है। किससे है, तो नीली क्रांति से है। नीली क्रांति, नीली क्रांति से। क्लियर नाउ, अब बात आती है इसके, जब यह प्रोग्राम वितरण किया जा रहा था या पुरस्कार वितरण किया जा रहा था, या इसी के तहत जब इसका आयोजन किया गया है, अभी जो ग्लोबली फिशरीज आपका कॉन्फ्रेंस है, इसी आयोजन के तहत पुरुषोत्तम रूपाला जी का स्टेटमेंट ये भी रहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ओके, इस संपदा योजना के तहत यूपी में अभी वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, 31 प्रोजेक्ट्स जो है ये चल रहे हैं। और अगर सपोज इस योजना के तहत किसी भी मछुआरे के साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की जो है सहायता दी जाती है। कितने की है, 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। नाउ एनी डाउट टू एनीवन, अगर किसी को कहीं पे फिर भी डाउट लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। किसी भी, देखिए करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि केवल हम क्वेश्चंस पढ़ लें, हमेशा डिटेल में पढ़ेंगे तो मिस्टेक भी नहीं होगी। और दूसरी चीज, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है पूरे एक जगह कलेक्ट रहेंगे। आपके एग्जाम में अब थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा, एक क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस दे देते हैं। अब जैसे यूपी को दिया गया है अंतरदेशीय मत्स्य पालन पुरस्कार, ओके, और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो कहाँ दिया गया है, कहाँ दिया गया है, आपके ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। इसका आयोजन कब किया गया है, 21 एंड 22 नवंबर को। 21 को ही क्यों किया गया, क्योंकि मत्स्य पालन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आपका 21 नवंबर को, ये हो गया। अब इसकी थीम क्या रखी गई थी, इस साल जो किया गया है सम्मेलन, भारत की पोजीशन क्या है मछली उत्पादन में, तो पूरे विश्व में थर्ड पोजीशन में। इसका योगदान कितना है, करीब 8% का मछली उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। और मत्स्य पालन का संबंध किससे, नीली क्रांति से है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सदी के अंत तक दुनिया जो है लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। ये रिपोर्ट किसकी है, ये यूएन की रिपोर्ट है, ओके, ये रिपोर्ट किसकी है, यूएन की, यूएन की है, ये यूएन की रिपोर्ट आई है। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट और आई थी कि वायुमंडल में, यानी 2022 में जो वायुमंडल में जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसने रिकॉर्ड को पार कर दिया है। इसकी ऊंचाई इतनी बढ़ चुकी है 2022 में। अभी ये रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट थी, वो विश्व विज्ञान मौसम संगठन का जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत बोला गया। और वो कौन जारी करता है, वो भी यूएन ही जारी करता है, यूएन के द्वारा ही जारी किया जाता है ना। मौसम विज्ञान संगठन जो है उसकी जारी कौन करता है, यूएन करता है। तो उसके द्वारा बोला गया कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है उसका स्तर इतना बढ़ रहा है कि हमारी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को भी ऊंचाई को उसने पार कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऊपर डिटेल क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी के समय में पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहीं भी इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर देखा केवल इस साल अगर देखा जाए तो इस साल टोटल 86 डेज में 1.5 डिग्री सेल्सियस, ओके, हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट कितना है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल 86 डेज में कितना हो गया है, इससे तापमान जो है सीमा पार हो गई है। मैंने अभी आपको बताया कि अभी आई थिंक 2-4 दिन पहले की ये रिपोर्ट है, विश्व जो आपका विज्ञान संगठन है, मौसम विज्ञान संगठन, उसकी रिपोर्ट अभी आई थी जिसमें कहा गया था कि इसने अपने रिकॉर्ड जो है ग्रीन हाउस गैस में इतना पार कर गया है। तो अब यह देख लेते हैं 2022 में कुल कितना है, 57.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित किया गया है, CO2 को उत्सर्जित किया गया है या इसको इमिशन किया गया है। अब बात ये आती है, आप यहाँ ये आंकड़ा देख रहे हैं 57.4 है, और
अभी जो टारगेट किया जा रहा है वो ये टारगेट किया जा रहा है कि 2030 तक इसको 19 बिलियन लाना है। तो ये बहुत एक बड़ा गैप है, आखिर कैसे आएगा? अगर आपने डिसाइड किया है कि हमको 2030 तक इसको 19 बिलियन पे पहुंचाना है, जो कि वर्तमान में 57 है, आप बोल सकते हैं 60 बोल दीजिए, है ना, और उसको आप डायरेक्ट 1920 पे लाना है, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए ऐसा मतलब एक इसी रिपोर्ट में कहा गया कि हमें 2024 से करीब करीब कितना उत्सर्जन होना चाहिए? तो 8.6% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब लेकिन जो कि चांसेस काफ़ी रेयर है, कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश ही जो इसके हैं सारी कोशिशें फेल होती जा रही है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विश्व मौसम संगठन ने क्या किया था? मैंने आपको भी बताया कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस को लेकर के इसने रिपोर्ट जारी किया था। तो ये जो टेम्परेचर लगातार जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस तक जो गर्म होने की यूएन की रिपोर्ट आई है, इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है? आपका ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस, ओके, ग्रीन हाउस गैस ये आपका सबसे मेजर रीजन है। और अगर हम लोग बात करें कि आपके जो मेन कंपोनेंट्स हैं ग्रीन हाउस गैस के, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन हो जाएगा, एंड जल वाष्प यानी H2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, एंड ओजोन 3, ये आपके मेन कंपोनेंट्स हो जाते हैं ग्रीन हाउस गैस के। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पर कि इन सबों में, ये जब जितने देख रहे हैं, इन सबों में सबसे अधिक अगर जो एमिशन किया जा रहा है कार्बन का, किससे हो रहा है? तो सबसे अधिक जो मेन कंपोनेंट्स है वो CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड आपका CH4 यानी मीथेन है। ये क्या कर रही है? इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम ये इन तीनों का है। ये तीनों जो है रिकॉर्ड को तोड़ रही है, ठीक है। अगर ये लेवल बढ़ रहा है, सपोज अगर जो रिकॉर्ड टूटता जा रहा है वायुमंडल में, इस प्रकार से अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, सपोज टेम्परेचर अगर क्या, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, अगर ये बढ़ता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे? अगर ये बढ़ गया, अगर ये लेवल बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी? जो आपकी बोल सकते हैं कि इसकी मौसम की जो घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं, वो भी आप देखेंगे लगातार बढ़ता जाएगा। मौसमी घटनाएं ये भी बढ़ेंगी, है ना, मौसमी घटनाएं जो है जितनी लगातार कोई ना कोई घटना होती रहेगी। समुद्र का जो लेवल है ना, समुद्री लेवल, ये भी काफी क्या हो जाएगा? जो बढ़ जाएगा। समुद्र के स्तर में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, ओके, ये वृद्धि हो जाएगा। अब ये सारी जो चीजें हो रही है, आप जितना ये सारा चेंजिंग देख रहे हैं, अभी क्या है, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट मंथ जो आपके दुबई में, ओके, दुबई में क्या किया जाएगा आपका नेक्स्ट, कह सकते हैं कि कब से कब तक है? 30 नवंबर यानी लास्ट, इस मंथ के लास्ट से दुबई में आपका COP28 का, ये सब रिपोर्ट कब आ रही है? ये सभी के सभी जो रिपोर्ट है, ये दुबई में होने वाले आपकी COP28 सम्मेलन, जो कब से कब तक हो रहा है? दुबई में होगा ये, दुबई में। और ये होगा कब से कब तक? 38 नवंबर से लेकर ये चलेगा आपका 12 दिसंबर तक, दिसंबर तक ये चलेगा, ठीक है, 30 दिसंबर तक। ये हो गई, तो ये तो आपकी ये रिपोर्ट हो गई इससे पहले COP28 को लेकर के। अब बात आती है, चूंकि पूरे अगर देखा जाए उत्सर्जन को लेकर के कि कार्बन के उत्सर्जन में, तो CO2 का है, CO2 जो है लगभग इसका योगदान है 64%, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चंस एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे कौन है आपका? मीथेन है। मीथेन सेकंड पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड पोजीशन पर आपका मीथेन है, इसका योगदान कितना है? 16% करीब करीब इसका योगदान है, 16% का इसका योगदान है कार्बन के उत्सर्जन में। गॉट माई पॉइंट? एनी डाउट एनीवन इन दिस? चलिए अब बात आती है, ये तो हो गया सबसे मेन चीज। अगर आप सोचेंगे तो स्ट्रेंज लगेगा कि हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश है, उनका योगदान सबसे अधिक है इस कार्बन के उत्सर्जन में। और वो भी केवल मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये इंक्लूड इसमें नहीं है। यानी केवल कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए, केवल CO2 की अगर इसमें बात की जाए, तो इसके एमिशन में CO2 एमिशन, इस एमिशन में सबसे अधिक नंबर 1 पर कौन है? चीन है। सबसे अधिक एमिशन कौन करता है? चीन करता है।
ओके। और अगर बात की जाए कि प्रति व्यक्ति एमिशन में, है ना, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कौन देश कर रहा है प्रति व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन या इमिशन कौन कर रहा है, अमेरिका, अमेरिका कर रहा है। और ओवरऑल अगर बात की जाए कि विकसित जो देश है यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कितना उत्सर्जन करते हैं, मोर देन 80% का उत्सर्जन किया जा रहा है विकसित देशों के द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। ओके, तो यूएन की रिपोर्ट आई है तो क्या गलत है, यूएन का रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है। ये अगर आंकड़े आप देखेंगे, ये कंडीशन बनी रहेगी तो क्या हाल होगा। अब क्या है, पेरिस समझौते में, अब सोचिए कि अमेरिका की स्थिति ये है, उसके बावजूद भी ये पेरिस जो समझौता था जलवायु को लेकर के, उससे ये क्या कर गया, अपने आप को अलग कर लिया, इसके बावजूद भी, इस कंडीशन के बाद भी। ओके, और अब टारगेट क्या किया जा रहा है, ऐसा अब टारगेट किया जा रहा है, इन्होंने क्या लक्ष्य रखा, टारगेट इनका क्या था, जो पेरिस समझौता जो किया गया था 2015 में, है ना, 2015 में जो पेरिस समझौता किया गया था, पेरिस जलवायु समझौता, जलवायु समझौता, इसके तहत कितना किया गया है, उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे अधिक जो है टेम्परेचर वो ना बढ़े। कितना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को कंट्रोल करना। क्लियर, तो ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि सदी के अंत तक दुनिया लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक जो पहुंच रही है उसको रोकने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशंस को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यूएन की, तो यूएन का गठन कब किया गया था, 1945 में। एंड इंडिया क्या है, इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन एंड व्हेन इट वाज एडेड इन दिस इन October 1945. Okay, right now how many countries in this, 193 countries in UN. Clear, now come to the next देख लेते हैं क्या है, विनय एम टोन्स को भारतीय एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बस इसमें यह ध्यान रखिएगा किसको बनाया गया है, टोन्स को। ओके, टोन्स को एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, एमडी बनाया गया है। इसमें 4 एमडी और एक क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं एसबीआई में। इनका काम कब से स्टार्ट हो जाएगा, 2025 तक रहेंगे। ओके, 2025 तक रहेंगे, 2025 तक जो है ये बने रहेंगे, 30 नवंबर 2025 तक। ये इनकी नियुक्ति रहेगी, नियुक्ति रहेगी 2025 तक। एक्चुअली क्या हुआ था कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के पद पर जो स्वामीनाथन जानकीरमन है वो वहां चले गए, तो ये पद तब से खाली पड़ा हुआ था। और वो कब गए थे, आई थिंक ये जून में वहां चले गए थे। ठीक है, ये जून में वहां शिफ्ट हो गए थे, जो आपके स्वामीनाथन जानकीरमन है, तब से ये पद खाली था। तो अभी फिर इनकी नियुक्ति की गई है, जो कब तक रहेंगे, 2025 तक रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 21 नवंबर को शंकर नेत्रालय के संस्थापक कौन है, डॉक्टर एस बद्रीनाथ का चेन्नई में निधन हो गया। इन्हें 83 में पद्मश्री और 99 में पद्म भूषण मिला है। इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था, शंकर नेत्रालय जहां पर कि प्रत्येक दिन करीब 1200 से अधिक मरीज आते हैं और यहाँ पे प्रत्येक दिन 100 सर्जरी होती है। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया शंकर नेत्रालय। अगर आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी है तो आप शंकर नेत्रालय, जो कि आपका भेलोर चेन्नई में है, ठीक है, बहुत अच्छी हॉस्पिटल है ये। मैं पर्सनल आपको एक जानकारी दे रही हूँ, काफी अच्छा हॉस्पिटल है। और इसको स्टैब्लिश करने में किसका योगदान रहा है, तो शंकर नेत्रालय का किसका योगदान रहा, डॉक्टर एस बद्रीनाथ का, जिसके इनको क्या दिया गया, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों गया है। इनके अलावा अगर बात की जाए, हालांकि बस इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, इनका जन्म वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनका जन्म वगैरह जो है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। कोविड-19 योद्धाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। कोविड-19 योद्धा का मतलब है किसको दिया जाएगा, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, है ना, इन सबों को दिया गया है। यह पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति कौन है, हामिद अंसारी के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राय के जॉर्ज को दिया गया है। ओके, यह पुरस्कार प्रत्येक डॉक्टर, नर्स, पैरा
मेडिक और कर्मचारी को उनकी निस्वार्थ सेवा, अटूट अपर्णा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कोविड-19 योद्धा है ना, तो इन सभी क्षेत्र में इनका योगदान सबसे अधिक रहा कोविड-19 के टाइम में। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा व्यक्तियों या संगठन को प्रति वर्ष दिया जाता है और इस पुरस्कार में 2.5 मिलियन भारतीय रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो शामिल होता है। अब हम लोग आते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। विश्व बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 नवंबर विश्व बाल दिवस। विश्व वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम जो है 21 नवंबर को नई दिल्ली में यह शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 21 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र फोरम। दक्षिणपंथी स्वतंत्रवादी जेवियर माइली अर्जेंटीना के इनको राष्ट्रपति बनाया गया है। यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं आलोक शर्मा, इनको क्या किया गया है? एसपीजी निदेशक नियुक्त किया है। एसपीजी का मतलब होता है प्रधानमंत्री या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उनके परिवारों की सुरक्षा प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका है? किसका है? एसपीजी का। इसका गठन कब किया गया था? 1989 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, 1988 में। नाउ विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट विश्व कप का क्या किया है? खिताब को जीत लिया है। कोटक बैंक द्वारा अशोक वासवानी को एमडी और सीए नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, अशोक वासवानी को, कोटक बैंक। ओके, और इसका गठन कब किया गया था? 2003 में। और अगर बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो उदय कोटक, उदय कोटक। ओके, नाउ ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब इसने जीत लिया है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई, इसने क्या किया? सीईओ सैम एल्टमैन को निकाल दिया और इसके स्थान पर किसको लाया था? तो प्रौद्योगिकी अधिकारी जो रही हैं मीरा मुराती। ओके, मीरा मुराती को। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता 20 नवंबर को कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस वार्ता में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उप प्रधानमंत्री प्लस रक्षा मंत्री कौन थे? रिचर्ड माल्स। ओके, और अगर बात की जाए विदेश मंत्री की तो कौन शामिल थे? पेंगी वोंग को शामिल किया गया था। ये दोनों क्या कि अभी भारत दौरे पे आए हुए थे। इन्होंने अभी जो अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी कप खेला गया, वहां भी उपस्थित रहे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमण का चेन्नई में निधन हो गया। ये 1992 कब से? 1990 से लेकर 92 तक ये क्या थे? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आईफा यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा एकेडमी भुवनेश्वर में कब लॉन्च किया जाएगा? 21 नवंबर। आरबीआई ने किस बैंक पर कितने का 90.92 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया है वो है एक्सिस बैंक पर लगाया है। किस पर लगाया है? एक्सिस बैंक पर लगाया है। ओके, 21 नवंबर एक्सिस बैंक। एंड किस राज्य सरकार ने सेवा यानी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम और ये आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की विलय को मंजूरी दी है? तो असम को दी है। इंडसइंड बैंक, सुजलॉन एनर्जी सहित 9 कंपनियों को किसमें जोड़ा गया है? MSCI इंडिया इंडेक्स में जोड़ा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास की हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसको देखिएगा, कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर कल की क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज लाइव तो स्टार्ट होने ही वाली है 1 से 2 दिनों में, तो आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज है, आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।